हमारे इतिहास का पाठ है नंदों तक मगध का अभ्युदय। हमने इसके दो राजवंशों को पढ़ लिया था, हर एक वंश को पढ़ लिया था हमने, दो नहीं एक को। और आज हम दो वंशों को पढ़ेंगे, एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। हम नंद तक मगध की साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पहले तो मगध का एक रफली चित्र बना लेते हैं। ठीक है, एक रफली चित्र है। मगध यानी कि वर्तमान समय में जो बिहार है उसी को, वही उस समय में मगध हुआ करता था। और ये इसी मगध पे शासन करने वाले 7 वंश थे। उनमें से हमने एक वंश कर लिया है, 2 वंश आज करेंगे, 3 वंश हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वंशों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा शिशुनाग वंश है। हमने पढ़ा था कि हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और नागदशक की मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ पुराणों में और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उसको एक नाई ने मार दिया था, और उस नाई का ही पुत्र था शिशुनाग। ठीक है, उस नाई का पुत्र ही शिशुनाग था, और शिशुनाग ने ही उसकी मृत्यु की थी। शिशुनाग की मृत्यु के कारण मृत्यु करने के बाद शिशुनाग ही इस वंश का राजा बन गया, और अपने ही नाम पर उसने इस वंश का नाम रख दिया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग ने 411 ईसा पूर्वी से 393 ईसा पूर्वी तक, यानी कि 19-20 साल के आसपास में इसने अपना शासन काल किया। शिशुनाग एक पराक्रमी और बहुत ही बलवान योद्धा था। शिशुनाग के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। कहा जाता है कि शिशुनाग एक महान योद्धा था। कहा जाए तो उसने देखा जाए एक नजरिए से तो उसने नागदशक को मारा, गलत किया। मगर आप एक नजरिए से और देखेंगे कि उस समय मगध की स्थिति को अगर नागदशक और बैठा रहता ज्यादा दिनों तक, कहा जाता है कि हमारे देश को कुकर्मियों के कुकर्म ने जितना ज्यादा प्रभावित नहीं किया, उससे ज्यादा कुकर्म ना करने वाले लोगों के चुप रहने से ज्यादा पाप बढ़ गए हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा अयोग्य था कि इसके शासन काल में मगध धीरे धीरे बट रहा था, लोग इसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, इसके बस की अब नहीं थी उसको संभालना। अगर हम कहते हैं कि इसको अगर हटने के लिए कहा जाता तो ये नहीं हटता। इसीलिए शिशुनाग ने एक तरह से मान के चलिए मगध के उत्थान के लिए उसका वध कर दिया, उसको मार दिया और स्वयं राजा बन गया। यहाँ पे इसके पीछे इसका स्वार्थ भी हो सकता है, लेकिन एक नजरिए ये भी देखा जाए कि शिशुनाग ने मगध की उन्नति के लिए उसे मारा और स्वयं राजा बन गया। खुद एक पराक्रमी और योग्य राजा होने के कारण शिशुनाग ने अगल बगल के खुद के साम्राज्य को तो बचाया ही, अगल बगल के साम्राज्य को भी जीता। ठीक है, शिशुनाग एक कहा जाता है कि शिशुनाग मस्तिष्क कूटनीति का भी अच्छा ज्ञाता था। उस समय जैसे मैंने आपको अवंती के बारे में कहा है कि चंड प्रधोप के समय काल में अवंती बहुत उन्नति कर रहा था। वैसे तो अवंती मगध के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जो पहले के राजा थे, अजातशत्रु ने भी उस पर हमला किया था, बिंबिसार को उसको वैसे ही अपना वो मानता था। ठीक है, उसके अंतर्गत। ठीक है, फिर भी शिशुनाग ने कहा कि नहीं, हम अंतर्गत नहीं मानेंगे, वहां पे स्वायत्त सत्ता थी, मतलब शासन हमारा चलेगा, लेकिन अगर आप कोई नियम कानून कहेंगे तो हम उसको मान लेंगे, ऐसा था। शिशुनाग ने कहा कि नहीं, किसी भी राज्य को अगर आज मैं इसको ऐसे छोड़ता हूं और कल ही अगर बलवान हो जाता है तो ये सर उठा के बोलेगा। इसीलिए शिशुनाग ने कहा कि इसका सर ही काट देंगे हम। शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग ने कहा कि आक्रमण करो अवंती पर। अवंती पे आक्रमण किया गया और पूरे अवंती को जीत लिया गया। ठीक है, शिशुनाग ने कलिंग पे ऊपर भी आक्रमण किया, उसके कुछ भागों को उसने जीता। संपूर्ण कलिंग को नहीं जीत पाया, मगर कुछ भागों को इसने अपने कब्जे में कर लिया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसकी चर्चा हमें मिलती है, शिशुनाग के पराक्रम की। ठीक है, तो शिशुनाग एक कुल मिला जुला के बात थी, एक योग्य और अच्छा राजा था। ठीक है, लेकिन शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी कि कालाशोक राजा बना। शिशुनाग ने एक काम और किया था, उसने मगध की राजधानी, शिशुनाग वैशाली का माना जाता है कि वो वैशाली का रहने वाला था। वैशाली कहाँ था, मगध उत्तर प्रदेश जो है इसी में वैशाली था, और यहीं का माना जाता है कि शिशुनाग यहीं का रहने वाला था, वैशाली का। शिशुनाग ने किया क्या कि अपनी यहाँ से राजधानी हटा के, जो मगध की राजधानी राजगृह थी पहले, ठीक है, हर एक वंश तक, लेकिन शिशुनाग जब राजा बना तो उसने इसकी राजधानी हटा के राजगृह से गिरिव्रज कर दिया। गिरिव्रज
ठीक है। शिशुनाग ने एक काम ये किया था कि उसने राजगृह से गिरिवर्ज इसकी राजधानी कर दी थी। लेकिन जब इसका पुत्र कालाशोक, कालाशोक का अर्थ होता है काला मतलब काला, शोक मतलब दुख दर्द, ठीक है, वो सब कुछ को भगा देता था, कालाशोक इसीलिए उसका नाम था, ठीक है। ये भी एक पराक्रमी और अच्छा राजा था। सबसे बड़ी बात इसने भी यही किया कि इसने गिरिवर्ज से हटा के अब पाटलिपुत्र राजधानी कर दी। पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना, पटना जो है वही उस समय पाटलिपुत्र कहलाया करता था। ये राजधानी किसने की थी? कालाशोक ने किया था। कालाशोक के समय एक बड़ा काम हुआ कि दूसरी बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? अजातशत्रु के समय, ठीक है। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? कालाशोक के समय। कालाशोक ने अपने शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई। बौद्ध संगीति में करीबन 800 से 900 या 1400 के आसपास इतने सारे लोग आए थे बौद्ध भिक्षु। उन सब के रहने ठहरने, पूरे कार्यों की पूरी संपन्न जितनी भी व्यवस्था थी वो सब कालाशोक ने किया था अपने धन से, राजकोष से। कालाशोक माना जाता है कि एक सहिष्णु व्यक्ति था, ठीक है। राजा अगर तलवार लेके नहीं चलेगा ना तो दूसरे लोग उसको मार के खा जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। राजवंश के विस्तार के लिए सरों को काटना पड़ता है, ठीक है। सर नहीं काटोगे तो राजवंश का विस्तार नहीं होगा, अपने राज्य का विस्तार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। पहले के राजतंत्र कहता है कि उन्नति के लिए पड़ोसी को मारना बहुत जरूरी है, तुम उसको नहीं मारोगे तो तुमको मार देगा, ठीक है। तो कालाशोक ने भी अपने समय में कई सारे जीवों को अपने कब्जे में किया, अंग के कौशल को, इन सब को उसने स्वयं में मिलाने की कोशिश की। तो कालाशोक एक पराक्रमी राजा था, इसके बारे में पता लगता है। और सहिष्णु इसलिए था क्योंकि उसने बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति करवाई थी। वो किस धर्म का है इसके ऊपर कोई खास चर्चा नहीं मिलती है, मगर फिर भी कहा जाता है कि जब इतनी बड़ी संगीति उसने करवाई थी तो ये भी बौद्ध धर्म का ही होगा, ठीक है। लेकिन कालाशोक की मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर कालाशोक की मृत्यु कर दी एक महापद्म नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। महापद्म एक कहा जाता है कि शूद्र जाति का था, एक वेश्या का पुत्र था। वेश्या आप समझते होंगे, उसका पुत्र था महापद्म। और इसको समाज में उस समय जानते ही जाति व्यवस्था कितनी बेकार थी, शूद्र मतलब सबसे नीचा। महापद्म ने कालाशोक का फाइल निपटा दिया, ठीक है। कालाशोक का फाइल निपटाने के बाद कालाशोक का फाइल नहीं निपटाया, शिशुनाग वंश में और भी राजा आए मगर वो सब अयोग्य थे। उनमें से जो आखिरी था उनका फाइल निपटा के महापद्म राजा बन गया। महापद्म को ही उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन क्यों कहा जाता है? उग्र मतलब प्रचंड और सेन मतलब सेना। महापद्म नंद के पास 10 पद सेना थी, यानी 10 पद, इसीलिए इसका महापद्म नाम है। इसके पास कई हजार हाथी, कई हजार घोड़े थे राजा बनने के बाद। इसने बहुत उन्नति की थी। महापद्म नंद ने एक क्षत्रिय, उस समय माना जाता कि क्षत्रिय सबसे ऊंचे हैं और शूद्र सबसे नीचे। महापद्म नंद शूद्र था, इसने कहा एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ूंगा। इसके राज्य के आसपास में जितने भी क्षत्रिय जातियां थी सबका फाइल निपटा दिया। अवंती, फिर उसके बाद से ये इच्छुक, उसके बाद से कौशल, उसके बाद से वज्जी, वत्स और वैशाली, यहाँ पे जितने भी क्षत्रिय थे उन सबको मारने का निर्णय ले लिया और सबको मारा। जैसे हिटलर ने यहूदी धर्म के लोगों को मारने का निर्णय ले लिया और सबको लपेटा, उसी तरह महापद्म नंद ने पूरे क्षत्रिय जाति का विनाश करने का निर्णय ले लिया। यहाँ तक कि इसने बहुत लोगों को काटा था। साथ ही साथ इसीलिए इसको पुराणों के अंदर परशुराम की उपाधि दी गई है, क्योंकि परशुराम ने भी धरती पर क्षत्रियों के विनाश के लिए 21 बार अपना फरसा उठाया था और जितनी बार भी उठाया था समस्त क्षत्रियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। उसी तरह महापद्म नंद ने महाक्षत्रप की उपाधि ली और इसने सभी क्षत्रियों को भुजिया बना दिया, ठीक है। तो महापद्म नंद को उग्रसेन क्यों कहा जाता है? ये एक पराक्रमी और अच्छा राजा था। इसके शासनकाल भी इसका बहुत जबरदस्त रहा। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारे घुड़सवार सेना थी, पद सेना थी, इसके पास हाथी सेना भी थी। यहाँ तक कि जब इसकी इतनी बड़ी सेना के बारे में सिकंदर ने सुना, उस समय विश्व विजेता सिकंदर हमला करने आ रहा था भारत पे, लेकिन जब इसने सुना तो वो ब्यास नदी, यहाँ पे एक ब्यास नदी है और सिकंदर इधर से ही आ रहा था, वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। उसकी कलेजा दहल गया कि आखिर महापद्म नंद से टकराना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, अगर मैं जीतूंगा भी तो बहुत ज्यादा नुकसान होकर जीतेगा और ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। तो महापद्म नंद ने
ये नंद वंश का प्रथम शासक था और नंद वंश इसके ही नाम पे रखा गया है। वैसे तो नंद वंश के अंदर कहा कई जगह पुस्तकों में लिखा जाता है, जैन पुस्तकों में, कि ये शूद्र था, लेकिन चाणक्य नीति, चाणक्य कथा, ये कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, इनके मुद्रा राक्षस, इसके अंदर ना महापद्म नंद को क्षत्रिय बताया गया है। मगर हम लोग मेजोरिटी का बात मानेंगे ना, महापद्म नंद को शूद्र ही माना जाता है और इसी कारण उसने क्षत्रियों को सलाद काटना शुरू किया था, ठीक है। तो महापद्म नंद के बारे में यही था। नंद वंश के अंदर 9 राजा थे और 9 राजा में सारे के सारे अयोग्य थे, केवल महापद्म नंद को छोड़ के। लेकिन उन्होंने उन्नति तो की थी, क्योंकि डर इतना था महापद्म नंद का उस समय कि लोग दूसरा इसके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। इनकी साम्राज्य विस्तार भी अच्छा खासा हो गया था, ऊपर तक, गंगा नदी के पार तक, सिंधु नदी तक, यहाँ पर जो सिंधु नदी निकलती है यहाँ तक महापद्म नंद ने अपने साम्राज्य को फैला दिया था, ठीक है, सबको लूट लूट के। महापद्म नंद के कारण इसके आगे के सारे राजाओं की जिंदगी अच्छी गुजरी। लेकिन आखिरी राजा था धनानंद। इसी को ही यूनान के जो व्यक्ति हैं वो इसको पुस्तकों के अंदर आग्रमीज कहा जाते हैं, आग्रमीज कहते हैं, ठीक है। धनानंद को ही आग्रमीज कहा जाता है। यूनान के जो लेखक है वो इसको धनानंद ना कहकर आग्रमीज कहते हैं, ठीक है। तो धनानंद के बारे में बताया गया है कि ये सबसे अयोग्य था नंद वंश में, और इसके ये करता क्या था, भोग विलास, नृत्य करता था, खुद नाचता था और दूसरों लड़कियों को नचाता था, ठीक है, बकलोल था, एकदम छापा चौपट था। ससुरा को पैसा मिल गया तो खुद नाचता था। ये पैसा कमाता है लोग बाग तो अपने साम्राज्य में, अपने संस्था में लगाओगे तो ज्यादा उन्नति होगी। ये चोट्टा कमाता था और खुद नाच गा के और उनके ऊपर लुटा लुटा के और खत्म कर देता था। तो कोई भी ऐसे अयोग्य राजा को कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। मगर फिर भी क्या करे, इतना बड़ा राजा था, इतनी बड़ी सेना थी, टकराने कौन जाएगा। तो चाणक्य माना जाता है कि चाणक्य जो थे आचार्य, उन्होंने धनानंद को सचेत किया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। सिकंदर हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, अगर आप ऐसा ही करते रहे और हमारा साम्राज्य का राजा ही अगर बकलोल निकलेगा तो वो तो हमला कर देगा और सब लूट ले जाएगा। तो धनानंद उसने, चाणक्य को कहा जाता है कथा में कि उसने उनको हटा दिया, बाल पकड़ के घसीटते हुए। तभी चाणक्य ने कसम खाई कि मैं अपनी शिखा की कसम खाता हूँ, तुमको जब तक पद से नहीं हटा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो ये कथाएं हैं, कई कथाएं और भी हैं बहुत सारी, धनानंद के ऊपर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लपेटते हैं, ठीक है। तो हम उसको, उससे मतलब नहीं है। लेकिन धनानंद के बारे में कुछ सत्य बातें हैं और ये बात सत्य है कि ये बकलोल था, साथ ही साथ ये अयोग्य था। इसको अकल नहीं थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटा डांस करता था, अपने महल को बार बना दिया था, डिस्को बार, आपने देखा होगा, नाइट क्लब, वो समझता था, ठीक है। दरबार में मंत्रियों को बैठा के शराब पिलाता था, ठीक है, और वही खुद भी करता था। धन राज्य का कर का आया हुआ पैसा पुल पुलिया, नदी तालाब, नहर, इन सब में नहीं खर्च करता था, लड़कियों पे लुटाता था, बकलोल का, ठीक है। तो धनानंद आखिरी राजा था नंद, और इसका फाइल निपटा दिया गया। आखिरी राजा के खत्म होते ही नंद वंश भी खत्म हो गया और मगध का साम्राज्य अच्छा खासा चल रहा था तभी भी। लेकिन इसके बाद जो राजा आया वो मौर्य वंश शुरू हो जाता है। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे इसकी फाइल निपटाई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य बना था मौर्य वंश का प्रथम शासक और महान शासक, ठीक है। तो नंदों तक मगध का अभ्युदय, यानी नंदों तक मगध कितना फैला था उसके बारे में ये जानकारी देता है। अंग, काशी, वैशाली, वज्जी, वत्स, ये अवंती, अंग, गंगा नदी के उस पार तक, सिंधु घाटी तक, और इधर से कलिंग का कुछ भाग, ये सारा इलाका, कुछ अवंती को ले लो, मगध पहले ये था, अब ये हो चुका था, ठीक है। तो इतना अभ्युदय यानी विकसित हुआ था नंदों तक मगध, ठीक है। मगध के अभ्युदय में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था, पराक्रमी राजा, यहाँ के जितने भी राजा थे ना वो सब पराक्रमी थे, बकलोल होते हुए भी पराक्रमी थे, ठीक है। एक पराक्रमी योद्धा ही दूसरे को मार के स्वयं राजा बन सकता है, और राजा बनने के बाद उसके नीचे वाले को जब कहा जाता है कि बेहतर जीवन इंसान को बदतर बना देता है और बदतर जीवन इंसान को बेहतर बना देता है, वही यहाँ पे नियम लागू होता है, ठीक है। ये बेहतर थे और इन्होंने जीवन को, ये इनका जीवन बदतर था, महापद्म नंद या शिशुनाग बदतर था, मगर इन्होंने उस बदतर से भी बेहतर निकाल लिया और ये काला शोक,
धनानंद, ऐसे लोग जिसको अपने बाप के कमाए हुए पैसों पर ऐश करते थे, ये बेहतर था इनका जीवन, और यही बेहतर जीवन इनको बदतर की ओर ढकेल दिया। ठीक है, तो ये था नंदों तक। पूरी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।